Hello team, thank you for giving me this opportunity and it's my pleasure to introduce myself. Myself, Ram Vallani, I am from Bhilwara, Rajasthan. Currently, I am working on the position of NEET Biology faculty as well as PGT Biology teacher. Let me tell you about my qualification. I have done my schooling from Mayur International School and I have completed my graduation from MDS University. Now I am pursuing my masters in zoology department from the same university. There was little about my family. Apart from my parents, I have one younger brother and one elder sister. Coming to my work experience, currently I am working on the position of assistant professor in Sujas College at a zoology department and also working as a NEET biology faculty or PGT biology faculty on the online platform LearnPink and MentorMeet. I have a total 2-year experience of teaching in online and offline stream both. This is some of my skills, curriculum activities, remote learning and leadership programs. My hobby is reading books and teaching. This is my personal information to get in my touch, my email and my mobile number. Thank you team. टीम हमारा जो टॉपिक है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जैसा हम पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं या 6 या 7 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल होती क्या है, सेल है क्या, किस में मिलती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपके अर्थ पर मिल रहे हैं उनमें सब में सेल प्रेजेंट है। सेल को जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सेल टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो बायोलॉजी चीज़ क्या है, उसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हमारा जो टॉपिक है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। सेल आप पढ़ते हो बायोलॉजी के अंदर, तो बायोलॉजी शब्द क्या है, बायोलॉजी किससे बना है, बायोलॉजी के अंदर अपन और क्या क्या चीजें पढ़ते हैं वो चीज अपन देखेंगे। बायोलॉजी तो वर्ड है वो बेटा, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस में लोगोस। इन दो वर्ड से मिलकर बायोलॉजी शब्द बना है या बायोलॉजी वर्ड बना है। यहाँ बायोस का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। मतलब बायोलॉजी के अंदर हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर प्रेजेंट है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे फिर वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनकी स्टडी अपन किस में करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं। बायोलॉजी की आप जानते हैं कि दो ब्रांचें होती है। फर्स्ट होती है बॉटनी और सेकंड ब्रांच होती है इसकी जूलॉजी। बॉटनी के अंदर हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की, बॉटनी के अंदर हम स्टडी करते हैं प्लांट्स की और जूलॉजी के हम अंदर हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की। जितने भी लिविंग प्लांट्स है उसकी स्टडी बॉटनी की बॉटनी के अंदर करते हैं और जितने भी लिविंग एनिमल्स है उसकी स्टडी हम जूलॉजी के अंदर करते हैं। तो मैं बता रहा था कि ये बॉटनी ब्रांचेस वगैरह मैंने इसलिए बताई कि चाहे आप बॉटनी पढ़ो, चाहे आप प्लांट्स के बारे में पढ़ो, चाहे आप एनिमल्स के बारे में पढ़ो, चाहे आप प्लांट्स पढ़ो, चाहे आप एनिमल्स पढ़ो, इन दोनों के अंदर या ये दोनों के दोनों किससे मिलकर बने हुए होते हैं, सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इन दोनों में जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है वो सेल होती है। इसलिए हम बायोलॉजी चालू करते हैं तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आपको सेल ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि अगर आपको सेल समझ में आ गई तो आपकी प्लांट की स्ट्रक्चर और एनिमल्स की स्ट्रक्चर आप इजीली समझ सकते हो। तो हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं आगे। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि सेल जो है उसकी आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी सेल की एनसीईआरटी में। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड functional
यूनिट ऑफ लाइफ। इस चीज का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं? दोनों के दोनों मेड अप ऑफ सेल। इन दोनों की जो स्ट्रक्चर बनी होती है वो किससे बनी होती है? सेल से बनी हुई होती है। इस कारण सेल को अपन बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरी चीज, इसे अपन फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट्स हो, उसमें जितने भी फंक्शंस होते हैं वो किसके थ्रू किए जाते हैं बेटा? किसके द्वारा किए जाते हैं? सेल के थ्रू ही किए जाते हैं। आप मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ कि डाइजेस्टिव सिस्टम में, ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका कोई भी एक अपन ऑर्गन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि अपन एक स्टोमक या इसका ऑर्गन ले लेते हैं, स्टोमक। स्टोमक भी किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से ही बना हुआ है। स्टोमक भी सेल से मिलकर ही बना हुआ है। तो ये स्टोमक के जितने भी फंक्शन अपन बोल रहे हैं, ऑर्गन के जितने भी फंक्शन है, तो बोल सकते हैं कहीं ना कहीं सेल ही फंक्शन कर रही है सारे के सारे। ये चीज अपन बोल सकते हैं कि स्टोमक के जितने भी फंक्शन है वो सेल ही कर रही है। तो सेल बनाती है टिश्यू, टिश्यू आगे चलकर बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन आगे चलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। यही एग्जांपल मैंने आपको देके समझाया कि जो ऑर्गन, मान लीजिए जैसे स्टोमक है ऑर्गन, तो ऑर्गन किससे मेडअप है? सेल से ही बने हुए हैं, या ग्रुप ऑफ सेल से ही मिलकर बना हुआ ऑर्गन है। इस ऑर्गन के जितने भी काम है, या और इस ऑर्गन में जितने भी काम हो रहे हैं, वो कौन कर रहा है बेटा? कहीं ना कहीं वो काम सेल ही कर रही है। इसलिए सेल को अपन बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल तो इसलिए बोला क्योंकि इसने पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बनाती है बॉडी की, चाहे ह्यूमन बॉडी हो चाहे प्लांट बॉडी। और फंक्शनल इसलिए बोला कि ये जितने भी फंक्शंस होते हैं किसके थ्रू होते हैं? सेल के थ्रू ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन डेफिनेशन की ओर। जो एनसीईआरटी में तुम्हारी डेफिनेशन दे रखी है, A cell is the fundamental structural and functional unit of all living organism। आप जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म देख रहे हो, इसमें आप प्लांट्स भी देख रहे हो, इसमें आप एनिमल्स भी देख रहे हो, तो ये सब के सब किससे मिलकर बने हुए हैं? कहीं ना कहीं सेल से मिलकर ही बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं अपन। आपकी ये चीज़ मैंने बताई आपको, जैसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला? बिकॉज सारी की सारी बॉडी या जो स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है वो कौन कर रहा है? सेल ही कर रही है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। एक चीज़ यहाँ समझने वाली है कि सेल अपने अपने आप में कंप्लीट चीज़ होती है। एक सेल अपने आप में कंप्लीट होती है, मतलब एक सेल भी सारे फंक्शन शो कर सकती है। एक लिविंग सेल भी सारे फंक्शन शो कर सकती है अगर उसमें क्या क्या चीज़ हो। एक लिविंग सेल भी अपने सारे फंक्शन शो कर सकती है। उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए सेल बनाता हूँ। ये मान लो कि मैं एक सेल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? केवल एक सेल बना रहा हूँ। ये सेल भी सारे फंक्शन कर सकती है। या सबसे फर्स्ट क्या होना चाहिए कि इसमें आपकी होनी चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट चीज ये होनी चाहिए। सेकंड, इस सेल का होना चाहिए न्यूक्लियस। क्या होना चाहिए? न्यूक्लियस। देन इसमें क्या होना चाहिए? आपका डीएनए या आरएनए, मतलब न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। और इसमें प्रेजेंट होना चाहिए साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गन। साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गन। अगर ये चीज़ें किसी सेल में प्रेजेंट है तो सेल, अकेली सेल या यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें एक ही सेल मिलती है, वो भी अपने सारे फंक्शन कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं या नहीं रखते हैं? तो इसका आंसर आएगा रखते हैं। अगर वो उनमें लिविंग सेल मिल रही है, लिविंग सेल के कौन कौन से कैरेक्टर उसमें मिलने चाहिए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गन उनमें मिलने चाहिए।
अगर वो चीज़ें रख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो भी क्या करते हैं, इंडिपेंडेंस रख सकते हैं, मतलब वो इस अर्थ पर सरवाइव कर सकते हैं। ये चीज़ आपकी है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चीज़ मैंने आपको अभी बताई डेफिनेशन के थ्रू या डायग्राम्स के थ्रू। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन या मोर सेल्स। इस लाइन का मतलब समझते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, चाहे एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, मतलब अपन एनिमल्स का एग्जांपल लेकर चलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स हैं वो एक सेल से भी बने हुए हो सकते हैं और वन सेल से भी बने हो सकते हैं और मैनी सेल से भी मिलकर बने हो सकते हैं। मतलब उनमें एक सेल भी हो सकती है और बहुत सारी सेल्स भी हो सकती है। एक सेल्स का जो एग्जांपल आप पढ़ते आ रहे हैं, पैरामीशियम, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। मैनी सेल्स में आपको बता दूं तो मैनी सेल्स में आता है एग्जांपल अपन ह्यूमंस। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं या नॉर्मल जो अदर एनिमल्स होते हैं उनमें वन या मोर देन वन सेल्स इनमें प्रेजेंट होती है। जिनमें वन सेल मिलेगी अपन उसे बोल देंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जिनमें मोर देन वन सेल मिलेगी उन्हें अपन बोल देंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ नो लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट अ सेल। ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई चैप्टर चालू करने से पहले। अपन जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में अपन किसकी स्टडी करते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी स्टडी अपन बायोलॉजी में करते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो किस कारण से है, क्योंकि उनमें क्या मिलती है, लिविंग सेल्स मिलती है। अगर सेल लिविंग है, इसी चीज को अपन क्या बोलेंगे, उसी ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोल देंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस लाइन का है देयर इज ए नो लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट अ सेल। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बिना सेल के नहीं हो सकते। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बिना सेल के नहीं हो सकते हैं, उनमें सेल्स तो होगी होगी, फिर चाहे वो एक सेल हो चाहे बहुत सारी सेल्स हो। आगे जो अपन डिस्कस कर रहे थे, व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ। क्या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस प्रो रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन। तो मैंने यही चीज़ आपको बताई कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं, वो भी अपने जितने फंक्शंस है सबके सब परफॉर्म कर सकते हैं। जितने भी आपके असेंशियल फंक्शंस है, जितनी भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, एनर्जी लेना एटीपी के फॉर्म में, सब कर सकते हैं वो। तो यही आपको बताया कि परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपके एसेंशियल फंक्शंस कर सकते हैं परफॉर्म। क्या कर सकते हैं, जितने भी एसेंशियल फंक्शंस है वो परफॉर्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पर, और आगे देखा जाए तो अब अपन पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सेल की डिस्कवरी। तो ये आप 6th या 7th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि सेल की डिस्कवरी किस साइंटिस्ट ने करी थी। अपन उसको ही अपन समझते हैं, आगे डीप में समझते हैं कौन से साइंटिस्ट ने सेल की डिस्कवरी करी थी और किस टाइप की सेल की डिस्कवरी करी थी। आप एनसीईआरटी में दो साइंटिस्ट के नेम पढ़ोगे, एनसीईआरटी में दो साइंटिस्ट के नेम पढ़ोगे। फर्स्ट साइंटिस्ट है डिस्कवरी से रिलेटेड रॉबर्ट हुक, और जो सेकंड साइंटिस्ट है वो है अपने पास में एंटनी वॉन ल्यूवेन हुक। एंटनी वॉन ल्यूवेन हुक। फर्स्ट साइंटिस्ट तो कौन है अपने पास में, रॉबर्ट हुक। सेकंड साइंटिस्ट है एंटनी वॉन ल्यूवेन हुक। ये आप किससे रिलेटेड पढ़े हो, सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड दो साइंटिस्ट। सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड आप क्या पढ़ रहे हो ये बेटा, दो साइंटिस्ट आप पढ़ रहे हो। तो फर्स्ट साइंटिस्ट अपने पास में रोबोट हुक। रोबोट हुक ने क्या किया था, रोबोट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। रोबोट हुक ने कौन सी सेल की डिस्कवरी करी थी, डेड सेल की डिस्कवरी करी थी। किसमें करी थी, ये है कॉर्क नेम का प्लांट।
प्लांट। क्या है? कॉर्क नाम का प्लांट है। इसमें उसने क्या करा था, यहाँ से इसकी बार्क निकाली थी और उसको उसने अंडर द माइक्रोस्कोप देखा था। अंडर द माइक्रोस्कोप देखा तो उसको कौन सी स्ट्रक्चर दिखाई दी? उसको ऐसी कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दी, हनी बी के कॉम की तरह, मतलब जो मधुमक्खी होती है उनके छत्ते के जैसी उसको स्ट्रक्चर दिखाई दी। इससे उसने बोला डेड सेल। इसने उसे डेड सेल क्यों बोला, इसको समझते हैं अपन। क्योंकि जब उसने ये स्ट्रक्चर देखी थी तो उसको अंदर दिखा था होलो चेम्बर, मतलब इसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं था। इसको क्या दिखा था? होलो चेम्बर देखा था। इसके अंदर उसमें कुछ भी नहीं प्रेजेंट था, ना तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, ना सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी, ना न्यूक्लियस प्रेजेंट था। तो उससे इसने नाम दिया, रोबोटुक ने इसको नाम दिया सेलुला, जो आगे चलकर बन गया सेल। ये चीज समझ में आई कि रोबोटुक ने किसकी डिस्कवरी करी थी? डेड सेल की करी थी। किसमें करी थी? कॉर्क प्लांट में करी थी। कॉर्क प्लांट की उसने बाहर निकाली और उसको अंडर माइक्रोस्कोप देखा तो उसने देखा कि उसको किस किस स्ट्रक्चर देखी? हनी कॉम के, हनी बी के हनी कॉम की जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दी। हनी बी के हनी कॉम मतलब मधुमक्खी के छत्ते के जैसी उसको स्ट्रक्चर दिखाई दी थी, जिसे उसने क्या बोला? सेलुला। और वो आगे चलकर क्या बन गया? सेल। इसे इसने डेड सेल क्यों बोला था? क्योंकि इसके अंदर इसको कोई भी और चीज दिखाई नहीं दी, ना तो न्यूक्लियस दिखाई दिया था, ना साइटोप्लाज्म दिखाई दिया था, ना सेल ऑर्गन दिखाई दिया था। दिखाई दिया तो क्या दिखाई दिया? ओनली एक बाहर की वॉल दिखाई दी और उसके अंदर खाली स्पेस दिखाई दिया। इस वॉल को क्या बोला? सेल वॉल। और ये ओनली एंड ओनली किस में दिखती है? ओनली एंड ओनली प्लांट सेल में ही दिखती है, एनिमल सेल का कैरेक्टर नहीं है। रोबोटुक ने किसकी स्टडी करी थी? कॉर्क प्लांट की सेल की स्टडी करी थी, तो उसमें उसको क्या दिखी? सेल वॉल दिखी, एक वॉल दिखी। उसे क्या बोल दिया इसने? सेल वॉल। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेल वॉल की डिस्कवरी किसने करी थी? तो हमें पता है, पढ़ा अपन ने अभी कि डेड सेल के साथ साथ रोबोट हुक ने किसकी भी डिस्कवरी करी थी? सेल वॉल की, क्योंकि उसको केवल ओनली एंड ओनली बाहर एक वॉल जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दी थी, उसे उसने सेल वॉल बोला था। और कौन से ईयर में देखी थी उसने? 1665 में। कौन से ईयर में देखी? 1665 में देखी थी उसने। दूसरा साइंटिस्ट है अपने पास में एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक। इसने क्या देखा था बेटा? इसने डिस्कवरी करी थी आपकी लिविंग सेल की। किसकी डिस्कवरी करी थी? इसने डिस्कवरी करी थी आपकी लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। और किस में डिस्कवरी करी थी इसने लिविंग सेल की? पॉन्ड वाटर जो होता है, पॉन्ड वाटर में इसने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। पॉन्ड वाटर में इसने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। तो वहां इसको कौन सी चीज दिखी थी पॉन्ड वाटर में? बैक्टीरिया हो गए। क्या देखा था उसने? बैक्टीरिया सेल की उसने डिस्कवरी करी थी, जो कि लिविंग थे। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी? एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। और किसमें करी? पॉन्ड वाटर में इसने डिस्कवरी करी थी। ये साइंटिस्ट मैंने आपको लिख के बता दिए शॉर्ट लैंग्वेज में समझने के लिए कि फर्स्ट साइंटिस्ट जो है अपने पास में कौन है? रोबोट हुक। ऑब्जर्व फर्स्ट सेल किस में करी थी बेटा? कॉर्क प्लांट में करी थी, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? कॉर्क सेल। और वो क्या थी? डेड थी। क्या थी? डेड थी। दूसरे जो है अपने पास में एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक, इसने क्या करा था? ऑब्जर्व फर्स्ट लाइव सेल। क्या करी थी? ऑब्जर्व फर्स्ट लाइव सेल। यहाँ माइक्रोब्स है, माइक्रोब्स में कौन आ जाएगा? आपके बैक्टीरिया। किस में करी थी? पॉन्ड वाटर में करी थी। आपके जो तीसरे साइंटिस्ट है जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, रॉबर्ट ब्राउन, उसने किसकी डिस्कवरी करी थी? उसने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की, जो अपन आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियस में कि कैसे डिस्कवरी करी, कौन सा स्टैंड लिया था, क्या करा था, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अपन आगे बढ़ते हैं। ये चीज जब रोबोट हुक ने या एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने डिस्कवरी करी थी सेल की, तब उस टाइम पे इतने मॉडर्न अपने पास माइक्रोस्कोप नहीं थे। जिस ईयर में उन्होंने, जैसे 1665 में रोबोट हुक ने डिस्कवरी करी थी सेल की, उस टाइम पे जो माइक्रोस्कोप थे वो मॉडर्न नहीं थे। मॉडर्न माइक्रोस्कोप बाद में आए थे, इन्वेंशन हुई थी किस, कौन से माइक्रोस्कोप्स की? कंपाउंड माइक्रोस्कोप
कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इसकी डिस्कवरी क्या हुई थी, बाद में हुई थी। इस कारण से अपन को जो सेल की पूरी स्ट्रक्चर की स्टडी करने में आसानी हुई या सेल को डीपली स्टडी करने में आसानी हुई, कब हुई, जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था। उस टाइम पे जब रोबोट टू कोल एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक थे, उस टाइम पे इसका डिस्कवरी नहीं हुई थी। इस कारण से अपन इतना डिटेल में सेल की वो स्टडी कर नहीं पाए थे। आगे बढ़ते हैं अपना सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या है, ये चीज अपन समझते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है सेल की डेफिनेशन, सेकंड टॉपिक है सेल की डिस्कवरी किसने करी थी वो बता दी, थर्ड टॉपिक अपना एनसीईआरटी में है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी अपन देखते हैं सेल थ्योरी है क्या। जो सेल थ्योरी है वो दो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई है, दो साइंटिस्ट ने मिलकर दी थी, स्लाइडेन और स्वान ने। ये दोनों अलग अलग जगह रहते थे, स्लाइडेन अलग जगह रहता था, स्वान अलग जगह रहता था, लेकिन इन दोनों ने एक ही टाइम पर एक ही टॉपिक, मतलब एक ही टॉपिक यानी सेल पर स्टडी करी थी। जो स्लाइडन था उसने अलग सेल पर स्टडी करी और जो स्वान था उसने अलग सेल पर स्टडी करी। अलग अलग जगह रहते थे, अलग अलग टॉपिक पे इन्होंने स्टडी, मतलब एक ही टॉपिक पे इन्होंने स्टडी करी और अलग अलग सेल पर स्टडी करी इन्होंने। लेकिन इन्होंने लगभग लगभग आपके एक ही सन में या लगभग लगभग आसपास के सन में इन्होंने उस टॉपिक पर स्टडी करी थी। तो इन दोनों ने मिलकर दिया था आपका सेल थ्योरी, स्लाइडन एंड स्वान। अगर अपन स्लाइडन की बात करते हैं, फर्स्ट साइंटिस्ट है स्लाइडन, तो स्लाइडन थे जर्मन बॉटनिस्ट। जर्मन बॉटनिस्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉटनी में अपन किसकी स्टडी करते हैं, प्लांट्स की। तो ये थे जर्मन के रहने वाले और ये थे बॉटनिस्ट। क्या थे, बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने क्या करा, प्लांट की सेल के ऊपर स्टडी करी और बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से या डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। और जो आगे चलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। जो आगे चलकर क्या बनाती है, टिश्यू। मतलब जितने भी प्लांट्स है वो किससे मिलकर बने होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं, और सेल्स आगे चलकर क्या बना रही है, प्लांट टिश्यू बना रही है। ये पॉइंट किसने दिया था, अपना स्लाइडेन। ये पॉइंट किसने दिया था, स्लाइडेन ने। दूसरा साइंटिस्ट पढ़ते हैं अपना, दूसरा साइंटिस्ट है अपने श्वान। इनका पूरा नाम है थियोडर श्वान। ये क्या है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ये क्या है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट मतलब ये एनिमल सेल के ऊपर स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे। तो इन्होंने बताया, ये एनिमल सेल के ऊपर स्टडी कर रहे थे, उन्होंने ये बताया कि डिस्कवर्ड दैट एनिमल आर फॉर्म्ड ऑफ सेल। मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं किससे मिलकर बने हुए होते हैं, सेल से मिलकर बने होते हैं। स्लाइडर ने बताया था कि जितने भी एनिमल्स जितने भी प्लांट्स होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, सेल ने। और श्वान ने बताया कि जितने भी एनिमल्स होते हैं किससे मिलकर बने हुए होते हैं, सेल से। ये चीज अपन स्टार्टिंग में पढ़ते हुए आ रहे हैं। और इन्होंने ये चीज कब बताई थी, 1839 में, और स्लाइडर ने बताई थी 1838 में। लगभग लगभग पास में ये चीज उन्होंने बताई थी सेल के ऊपर। दूसरी चीज इन्होंने ये बताई थी कि उन्होंने देखा कि एनिमल सेल में एक पतली लेयर मिल रही है। एनिमल सेल में एक पतली लेयर मिल रही है, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया था कि उस टाइम पे मॉडर्न माइक्रोस्कोप थे नहीं, इन्वेंशन हुआ नहीं था। कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थे जो बाद में आए थे, तो वो उस स्ट्रक्चर की स्टडी करने में कैपेबल नहीं थे उस माइक्रोस्कोप से जो उस टाइम पे अवेलेबल था। तो उन्होंने देखा कि उनको बस एक केवल एक थिन लेयर दिखी सेल के बारे में। और किस कौन सी सेल में दिखी, एनिमल सेल में। एनिमल सेल में उनको एक थिन लेयर दिखी। उस थिन लेयर को आज अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो अपन को स्टडी करना आसान हो गया, अपन को स्टडी करना आसान हो गया। और आजकल अपन उस थिन लेयर को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखो, नाउन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन टुडे। आजकल हम उससे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। इन्होंने एनिमल सेल में स्टडी करने के साथ साथ इनको प्लांट्स में भी इंटरेस्ट आने लगा। तो इन्होंने प्लांट सेल भी देखी। एनिमल के साथ साथ ये है तो जूलॉजिस्ट, लेकिन इनको इंटरेस्ट आने लगे स्टडी करने में सेल के ऊपर, तो इन्होंने एनिमल के साथ साथ में प्लांट की भी सेल उठा ली और प्लांट की सेल की भी स्टडी करने लगे। तो उन्होंने देखा कि प्लांट सेल में
एनिमल सेल में तो एक थिन लेयर मिलती है, लेकिन उन्होंने देखा कि प्लांट सेल में थिन लेयर के अलावा एक कवरिंग मिल रही है, एक मोटी चीज मिल रही है, एक थिक लेयर और मिल रही है। उस थिक लेयर को उन्होंने क्या बोल दिया? सेल वॉल। उस थिक लेयर को उन्होंने क्या बोला? सेल वॉल। तो उन्होंने प्लांट सेल की स्टडी करी, तब उन्होंने देखा कि थिन लेयर के ऊपर एक और थिक लेयर मिल रही है, किसमें? प्लांट सेल में। उसे क्या बोला? सेल वॉल। तो उन्होंने बोला कि स्टडीड प्लांट सेल, उन्होंने प्लांट सेल की स्टडी करी थी और उन्होंने पाया कि सेल वॉल इज द यूनिक टू द प्लांट सेल। मतलब कि जो सेल वॉल है ओनली एंड ओनली किसमें प्रेजेंट है? प्लांट सेल में ही प्रेजेंट है, एनिमल में प्रेजेंट नहीं है। इस कारण से उन्होंने इसे क्या बोल दिया? यूनिक कैरेक्टर बोल दिया। किसका बोल दिया? प्लांट सेल का यूनिक कैरेक्टर बोल दिया। देखिए लाइन लिखी हुई है, एनिमल सेल्स डोंट हैव इट। एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती है, ये ओनली एंड ओनली प्लांट सेल में होती है। इस कारण से इन्होंने इसे क्या बोल दिया? यूनिक कैरेक्टर ऑफ द सेल, प्लांट सेल। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। स्लाइडन और स्वान की बात करूं मैं, तो स्लाइडन और स्वान ने ये चीजें तो बता दी कि चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सेल से मिलकर बने होते हैं, सेल आगे चल के टिश्यू बनाते हैं, थिन लेयर मिलती है, थिक लेयर मिलती है, लेकिन वो ये बताने में कैपेबल नहीं थे कि जो न्यू सेल्स अराइव हो रही है। जब उनसे पूछा गया कि न्यू सेल्स कहाँ से आ रही है, तो बताओ। आप तो बता रहे हो ठीक है कि सेल्स जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं या जो प्लांट्स हैं उनमें जो न्यू सेल्स हैं वो आ कहाँ से रही है, वो बताने में कैपेबल नहीं थे। तो इसी टाइम अपने जो एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नेम है रोडल्फ विर्चो, इन्होंने क्या करा था कि जो सेल थ्योरी स्लाइडन और स्वान ने दी थी उसको मॉडिफाई किया था। स्लाइडन और स्वान ने बोला था कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन वो कैपेबल नहीं थे। तो उनको किसने मॉडिफाई किया उस सेल थ्योरी को? रोडोल्फ विर्चो ने। कौन से ईयर में किया था? 1855 में। उसने क्या बोला था कि उसने एक टर्म दी थी, आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है, ओमिनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब समझते हैं कि जितने भी न्यू सेल्स बन रही है वो किससे मिलकर बनी होती है? ओल्ड सेल से मिलकर बनी हुई होती है। ऑल सेल्स आर या ऑल न्यू सेल्स आर फॉर्म ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये टर्म किसी ये चीज किसने बताई थी? रोडोल्फ विर्चो ने। मतलब सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया और उसका आंसर दे दिया कि जो आप नई सेल के बारे में पूछ रहे थे वो नई सेल किससे बनी है? पुरानी सेल से मिलकर बनी होती है। इसमें अपन इसका मतलब समझते हैं। ओमिनी, ओमिनी का मतलब होता है अपने पास में न्यू सेल्स, न्यू। ओमिन का मतलब क्या होता है? न्यू। सेलुला मतलब बताया था मैंने आपको, सेल। ई मतलब होता है आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल, और सेलुला का मतलब होता है सेल। तो ये चीज समझना, न्यू सेल जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती है। ओमिनी सेलुला ई सेलुलर का मतलब ये होता है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। सेल थ्योरी को अपन वापस देखते हैं कि जो मॉडिफाइड सेल थ्योरी है वो क्या है, क्या क्या पॉइंट कवर करती है मॉडिफाइड सेल थ्योरी। ऑल All living organisms are composed of cell and product of cell। ये पॉइंट तो स्लाइडन और स्वान दोनों ने कहा ही था। आगे अपन बताएं तो ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जितनी भी न्यू सेल्स है कहाँ से बन रही है? पुरानी सेल से या प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी हुई होती है। स्लाइडन, च्वान और रोडोल्फ विर्चो ने मिलकर मॉडिफाइड सेल थ्योरी दी। ये आपके पास में डायग्रामेटिक व्यू है। स्लाइडन ये रहे, ये स्लाइडन है, ये श्वान है। ये क्या थे बेटा? ये थे बॉटनिस्ट, और ये क्या थे? श्वान जूलॉजिस्ट। ये तो रहने वाले थे जर्मन के, और ये कहाँ के थे? ये थे अपने पास में ब्रिटिश। जो जो पॉइंट इन्होंने कवर किए वो मैंने आपको थ्योरी में पहले ही समझा दिए हैं। ये आपके एनसीईआरटी का डायग्रामेटिक व्यू है कि कब आए थे। श्वान ने तो कब दी थी? 1839 में बताया था। ये रोडल्फ विर्चो के बारे में। ये कौन है? रोडल्फ विर्चो, जिन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था और जो क्वेश्चन के आंसर स्लाइडन और स्वान नहीं दे पाए थे उनका आंसर दिया था। ये आपकी फाइनल सेल थ्योरी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
ये आपका ओवरव्यू ऑफ सेल की एक सेल में क्या-क्या चीज़ें होती है, ये चीज़ें मैंने आपको बता ही दी कि एक सेल में सबसे पहले अगर लिविंग सेल है, तो उसमें सेल मेम्ब्रेन होगी, देन उसमें क्या होगा साइटोप्लाज़्म होगा, साइटोप्लाज़्म में क्या पड़े होंगे सेल ऑर्गन पड़े होंगे, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस में क्या होगा न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों में से एक चीज़ प्रेज़ेंट होगी और सेल ऑर्गन्स में क्या-क्या प्रेज़ेंट होंगे राइबोसोम हो गए आपके पास में, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, ईआर, ईटीसी ये सारी चीज़ें प्रेज़ेंट होगी। और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है वो कहाँ परफ़ॉर्म होगी आपके साइटोप्लाज़्म में। ये क्या होता है फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड होता है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ हो रही है, चाहे केमिकल रिएक्शंस हो रही है, वो कहाँ प्रेज़ेंट होती है, कहाँ होती है परफ़ॉर्म? साइटोप्लाज़्म में परफ़ॉर्म होती है। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इनको और अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये आपका ओवरव्यू ऑफ सेल है कि मैंने बताया था कि यहाँ पर यूनिसेलुलर से लेके अर्थ पर यूनिसेलुलर से लेके मल्टी सेलुलर तक सारे ऑर्गेनिज्म मिलते हैं और सारे ऑर्गेनिज्म में सेल्स की जो शेप और साइज होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, सबकी शेप और साइज सेम नहीं होती है। तो आपकी कुछ सेल्स दी हुई है एनसीईआरटी में, ये नीट्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बार कि किसकी साइज कितनी है, लार्जेस्ट कौन है, लॉन्गेस्ट कौन है। सबसे पहले अपन पढ़ें तो ये है आपकी स्मॉलेस्ट सेल कौन है, माइकोप्लाज्मा। ये आपको याद करना है, उसका साइज भी आपको याद करनी है 0.3 माइक्रोमीटर। यहाँ आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये रहा एग ऑफ ऑस्ट्रिच, ये रहा माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल। ये कौन है सबसे पहले लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी। लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। लार्जेस्ट मतलब बड़ा, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा। तो लंबी सेल कौन सी अपने पास में ह्यूमन जो मिलती है, नर्व सेल। इन दो में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में। तो लार्जेस्ट अलग चीज़ है और लॉन्गेस्ट अलग चीज़ है, इसको ध्यान रखना। देन है एक साइज बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की साइज ये है आपका बैक्टीरिया। क्या साइज है इसकी, 3 से 5 माइक्रोमीटर। क्या साइज है इसकी, 3 to 5 माइक्रोमीटर। देन ये क्या है आपकी ह्यूमन आरबीसी की साइज 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो ये आपकी कुछ कुछ शेप, कुछ कुछ सेल की शेप दे रखी है, कुछ कुछ सेल की साइज दे रखी है एनसीईआरटी में, तो ये आपको लर्न करनी है, इससे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो आपके मैंने आपको जैसे वो बता दी, साइज तो बता दी, ये आपके शेप सारे मेंशन है यहाँ पे, कौन कौन सी शेप है क्या क्या है, ये चीज मैंने आपको बता दी, आपको एज इट इज लर्न करनी है। बेस्ड ऑन द फंक्शन शेप ऑफ सेल्स में भी डिस्क लाइक ही, देखो कौन कौन सी सेल अपने पास में, डिस्क लाइक है, पॉलीगोनल है अपने पास में, कॉलुमनर है, क्यूबॉइडल है, थ्रेड लाइक है। तो ये सारे सेल सेल के क्या हो गए, शेप हो गए, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग शेप की और साइज की सेल्स मिलती है, वो आपको लर्न करनी है। थैंक यू टीम फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी।